आज का विषय है विकल्प, ऑप्शन। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे वो काम करना चाहिए। कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जहां हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सारी घटनाएं एक सत्य धारणाओं पर आधारित हैं। और तीसरा विकल्प ये होता है कि हम अगर उसे माने तो किस धारणाओं से जुड़े उस विकल्प को माने। और चौथा ऑप्शन ये है कि हमारा स्वइच्छिक ऑप्शन क्या होना चाहिए, उससे जुड़ा डिसीजन क्या होना चाहिए, जो सात्विकता पर पूरी तरह आश्रित ना होकर एक केंद्र निहित बिंदु को खुद से जोड़े और समझाए कि वो वास्तविक सद्पूर्ण भाव क्या है, जो सात्विकता पर एक संग्रहित मौन का विचार व्यतीत करता हो। सिर्फ विकल्प को चुनना एक मौलिक विचार नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकल्प को ना मानकर भी एक अविधुल भाव को उत्पन्न करना वो एक मौलिक विचार होना चाहिए हमारे समाज में और हमारे उससे जुड़े हर एक कल्चर में, संस्कृति में। जब हम देखते हैं हमारे आसपास किस तरह की भावनाओं में किस तरह की व्युत्पत्ति विचारों का, अवधारणाओं का एक पूर्ण समावेश दिखता है, तो हम उसे कैसे संदर्भित कर सकते हैं, कॉन्टेक्सचुअल कर सकते हैं, एक अलग ही आयाम से जोड़कर। और हमें समझना चाहिए कि विचारों की संवेदनशीलता किस विकल्प से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हुई हैं। और यही हमें समझाता है कि दूसरों के विचारों पर आश्रित मत रहो, बल्कि खुद का एक तत्व सफल और विचार युक्त गुण की तलाश करो, जो तुम्हें एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। दूसरों के विचारों पर आश्रित मत रहो, बल्कि खुद के एक तत्व विकसित और सफल विचारों को खुद में डेरा दो, जो तुम्हें एक सफलतापूर्ण निराशा युक्त डिप्रेशन लेस मैन में तब्दील कर देगा। वो तुम्हारे विचार में एक सद्भावनाओं को पूर्ण संवेदना के साथ व्यवस्थित रख सकती है। हमारे लिए हमारे समाज का या देश का एक शाब्दिक विकल्प ये है कि हम समझें कि वो भाव कहाँ से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा दूसरों के विचारों पर आश्रित रहते हैं। उसने हमें ये बताया, उसने मुझे ये बताया, ये अपनी बातों को एक नए आयामों में ढालकर, ये अपनी बातों को एक नए डायमेंशंस में ढालकर तुम्हें बेचने की कोशिश करता है। बस तुम्हें इससे बचकर रहना है। विकल्प से तात्पर्य ये है कि आप जिस भी किसी फील्ड में जाएं,
इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं या डॉक्टरेट या मेडिकल के फील्ड में जाएं या किसी भी पद्धति पे एक नए विकसित आचरणों को ढालते हुए सुकेंद्रित भाव से उस पद को, उस आसन को ग्रहण करें जो आपके सटीक विचारों और व्यवहारों का एक पूर्ण, विनम्र और प्रोत्साहित विकल्प होना चाहिए, जो कि ऑप्शन को हमारे भीतर व्यवस्थित करता है एक सही उद्धव में, एक सही वैकल्पिक चयन में। ओके, तो हम इन्हें किस तरह से देख सकते हैं? एक अलग ही मौलिक धारणाओं से जोड़कर या एक सात्विक से ढला हुआ बिंदु को मिलाकर, जो कि एक सर्कल में राउंड टू राउंड सर्कुलेट होती रहता है, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट को हमें ढूंढना है और खुद में महसूस करना है। वही एक विकल्प है जो तुम्हें हमेशा एक नए केंद्र पर आश्रित करेगा, ना कि दूसरों के पूर्ण विचारों पर, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद का ही मार्ग अपनाना है, चाहे वो कितना भी कठोर, कष्टदायक या पीड़ादायक एक मंडूत बुनी हो, फिर भी तुम्हें खुद का ही एक एक डायरेक्शन तय करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, एक लेमन ट्री समर सीजन में एक अलग तरह की खुशबू रिलीज करती हैं, एक अलग तरह की सुगंध को रिलीज करती हैं, उत्पन्न करती हैं खुद के भीतर से। उसे आप विंटर सीजन में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छे से, ना दूर ना ज़्यादा नज़दीक से ही, बल्कि एक ठीक दूरी पर बैठकर आप महसूस कर सकते हो उस सुगंध को, उस प्राकृतिक द्वंद जो कि उसके केंद्र में स्थित है, उसे आप महसूस कर सकते हो। एक लेमन ट्री जो ये बताता है कि हमारे समाज का किस हिस्सा या किस गतिविकार को हम एक नए डायरेक्शन में ढाल सकते हैं, एक विकल्पित डायरेक्शन में। जैसे एक लेमन ट्री में लेमन ठीक उसी आधार पर अपने फलों को, अपने बीजों को संरक्षित करता है, संग्रहित करता है और परिवर्तित करता है हर एक वक्त के, एक एरा के, एक पीरियड के तौर में, और एक संयुक्त तिरंगियों के आधार पर उसे आप समझ सकते हैं और आप ढाल सकते हैं खुद के भीतर। लेमन ट्री से मेरा तात्पर्य ये है कि वो भाव, वो चेतना, कॉन्शियसनेस, वो विकल्पित चयन, एक विकल्पित चयन जो उसके भीतर मौजूद है, एक खटास के साथ, पर वो खटास उस वातावरण को एक बेहतर उत्पत्ति का मार्ग देता है, एक बेहतर सद्भावना का मार्ग देता है, एक बेहतर शीतलता का उज्ज्वलत्व
सद्भाव प्रदान करता है। मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में लेमन जूस किस तरह से पीता था। हर रोज़, अगर गर्मी का मौसम आ गया तो मुझे हर रोज़ चाहिए। हाँ, थोड़ा चीनी कम ठीक है, पर मुझे हर रोज़ चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही महसूस करने का एक संवेदनशील तत्व है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो अपना चयन किया है, जिस भी दिशा में अपने कार्यों को, अपने हर एक पोर्टल को आपको समझना पड़ेगा कि मैं इसके लायक हूँ और ये मेरे लायक है। दोनों एक दूसरे के संदर्भित हैं या नहीं। हमें इसे समझकर, इसे गढ़कर ही एक नए भविष्य की ओर सफलतापूर्वक योगदान में और करुणा में यथार्थ के भाव को संग्रहित कर विकसित कर सकते हैं, डेवलप्ड कर सकते हैं। ये डेवलपर्सन किस भाव को मार्गदर्शित करता है, वो भाव ही ऑप्शनल व्यू हैं, चयनित दृष्टि है। हमारे मार्ग में चलने वाला हर एक दृश्य, हर एक कार्य एक स्व संबंध के विचारों से उत्पन्न लेता है। मैंने कल देखा कि एक व्यक्ति उस समाज का हिस्सा है जिस समाज के विचारों में केवल रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप्स, माइंडसेट्स की एक अविकसित, अनडेवलप्ड प्रोसीजर्स भरे हुए हैं। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में उस समाज से जुड़े हर एक तथ्यों में बस एक ही चीज़ मैंने गूढ़ता से देखा कि स्टीरियोटाइप्स, एक रूढ़िवादी विचार गढ़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। समाज को बदलने के लिए एक विकसित धारा में परिवर्तित होने वाला एक कई स्तूपों से भरे सहवास से हमें गुजरना पड़ता है, एक नए आयामी विचार युक्त सद्गुणों से। चुनने की विचारधारा, द आइडियोलॉजी ऑफ selection in contextual of options, वो किस तरह से उस भाव को संदर्भित करता है। हम इसे देख सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं कि वो कैसे एक नारंगी की भांति, एक लेमन की भांति हमारे भीतर एक सुविकसित धारणाओं को व्यवस्थित करता है एक नए विचार में। हमें उसे मानना पड़ेगा, हमें उसे समझना पड़ेगा। समाज का चयनता, द सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शनल या ऑप्शंस। एक चोर जो उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में एक संत रहते हैं, साधु रहते हैं, एक व्यापारी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, एक पॉलिटिशियन रहते हैं, राजनीतिक रहते हैं, और एक वैद्य जी रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, और बहुत सारे कार्य
कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं। पर हमें समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति उस समाज में रहकर भी खुद को किस तरह से ढालता है, किस किस विचारों से वो जोड़ता है खुद को, क्योंकि वो विचार ही, वो ऑप्शन ही उस समाज के हिस्से से एक मौजूदा बहुत सारे आभासों को जोड़कर विकसित होते हैं उस व्यक्ति के मनोप्रांत में, बहुत ही भीतर इस गहराई में। हम हमेशा बात करते हैं केंद्र की, उस केंद्र में रहने वाले एक परजीवी की, पैरासाइट्स की, जो समाज के ऊपरी लेयर्स में बैठा हुआ है, एक सतहपूर्ण अभिधारणाओं को लेकर। बहुत दिनों बाद मैंने एक अनजान व्यक्ति को देखा। आपको आश्चर्य होगा, अगर आपने बहुत दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति को देखा तो वो अनजान हुआ कैसे? क्योंकि आपने उसे पहले ही देखा, पर आप कह रहे हो कि वो अब अनजान है आपके लिए। तो मेरा तात्पर्य उस आइडियोलॉजी से है जो बहुत पहले एक जाना पहचाना व्यक्ति था, जिसे मैं जानता था, जिसे वो मुझे जानता था, पर अब उसके विचार एक अननोन ट्रुथ की ओर भाग चुके हैं, एक अननोन फॉल्स एक्टिविटीज़ की ओर, जिसे वो असामान्य दृष्टि से देखता है, एक पैरानॉर्मल व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव से, एक पैरानॉर्मल व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव से उसे एक आचरणीय भाव में तब्दील करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनजान उस वक्त बन जाता है जब उनके विचार एक दूसरे के विरोधाभास हो जाते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अनजान तब बन जाता है जब वो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधाभास बन जाते हैं, बिल्कुल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन की तरह। हमारे अमान्य विचारों में एक तरह की दुर्गुण भाव का भी सप्रवेश आचरण आ चुका है। हमारे अमान्य विचारों में भी सब दुर्गुण प्रवेश, सविचार का भी प्रवेश और एक आवेश आ चुका है, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एक डोमिनेटिव या एक डोमिनेटिव लीडर जो समाज को उस दृष्टिकोण से देखता है जो मंगलमय ना हो, पर विकसित कागज की ओर बढ़ता हो हमेशा, तो वो जानना चाहता है कि वो किस तरह कर सकता है, वो इस तरह के भावनाओं को खुद में व्यवस्थित कर, खुद में तब्दील कर। हम अपने सारे सवालों का जवाब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रखते हैं जो खुद के भीतर इतने सारे उद्भवों को जन्म देता है, खुद के भीतर बहुत सारे नए तर्कों को विकसित करता है। एक अमान्य दृष्टिकोण के प्रतिरोधात्मक
धारों से जोड़कर। हम देखते हैं कि वो भाव कहाँ से उत्पन्न लिए, वो दृष्टिकोण कहाँ से आई, वो सद्भावनाएं कहाँ से जुड़ी हुई हैं। हमें उसे जानना पड़ेगा, उस समाज को एक व्यवस्थित तरीक़ों से जोड़ने के लिए। वो कहाँ से आया? अगर उस चोर के मन में चोरी का वो भाव उस समाज में रहकर आया है, तो वो समाज किस विचारधारा से जुड़ा है जहाँ उस तुच्छ विचारों की उत्पत्ति होती है। वो चोर बुरा नहीं, उनके कार्य बुरे हैं, पर वो कार्य जिस विचारधारा से जुड़ा है सबसे पहले वो बुरा है, बहुत ही पूर्वाधार के तौर पर। As you understand what is this contradiction of the life, the contradiction of ideology, the contradiction of everything in the part of the society। जस्ट थोड़ा सा ही, लेकिन वो पार्ट है सोसाइटी का। सद्भावनाओं की एक विकसित अविचल निष्ठलता जो तुम्हारे भीतर बहुत ही पहले से भरी हुई है। तुम सोचती हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा चयन है, वो मेरा ऑप्शनल व्यू है, इसे मैं किसी भी तरह से एक नए विचारों में तब्दील कर सकता हूँ, पर वो विचार गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, परंतु मैं एक दार्शनिकार्थ वक्तव्यों की ओर। ओके, तो तुम सोचती हो कि मैं और मेरे विचारधारा और मेरे अवधारणाओं से जुड़े महान तथ्य जो उस केंद्र से जुड़े हैं, वो केंद्र एक विकसित सभ्यता का, एक विकसित संस्कृति का तादात्म्य है। पर उस तादात्म्य में एक अक्षुण्ण, एक सविक्षुण्ण भाव कहाँ से आए? मुझे वो भाव का ज्ञाता बनना है, मुझे वो भाव बताओ। वो किस हिस्से से पूर्णतः जुड़े हुए हैं, वो किस 2% के हिस्से से जुड़े हुए हैं, मुझे बस वो बताओ। मैं बता दूंगा कि तुम और तुम्हारा ये नैतिक पर्सपेक्टिव एक पूर्ण विरोधाभास, एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशनल तौर तरीक़ों से बिल्कुल एक पीरियोडिक, एक अल्फ़ाबेटिकल, नॉनेबल और एलाइटिवल रोल को प्ले करता है इस निर्भीत सोसाइटी में। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस भाव को संदर्भित करूं, इस नैतिकपूर्ण, अभिलाषापूर्ण, इस गतिशून्य वक्तव्यों में? तुम्हें समझना होगा कि तुम किस तरह के विचारों से जुड़े हुए हो। अगर तुम चुनते हो एक सिलेक्शन को, एक अवधारणा से जुड़े एक तथ्य को, तो वो तथ्य का विचाराधार कहाँ से है, वो भाव कहाँ से आए। अगर किसी सोसाइटी का एक व्यक्ति चोर है, अगर किसी सोसाइटी का एक व्यक्ति डॉक्टर है, अगर किसी सोसाइटी का व्यक्ति इंजीनियर है, या एक प्रीस्ट है, या सिंगर है, या एक्टर है, या आर्टिस्ट है, या एक संगीत वादक है, या एक ठठेरा है, ठठेरा बर्तन को बनाने वाला, ठीक करने वाला, उसको जोड़ मोड़ के व्यवस्थित करने वाला, वो कहाँ से आया? वो कर्म बिंदु कहाँ से आए? अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे पुद्गल
एक व्यवस्थित तरीक़ों से जुड़े हुए हैं, तो वो विचार कहाँ से आए? मुझे उस विचार का पता चाहिए, मुझे उस विचार का, उस आइडियोलॉजी का एक एड्रेस चाहिए, फुल प्रूफ एक्टिविटीज़ ऑफ एक विश्वासात्मक, नैतिकपूर्ण, अभिलाषपूर्ण भाव से। तुम बताओ मुझे वो आंसर क्या है, वो जवाब क्या है? अगर किसी सोसाइटी में किसी महिला का रेप होता है, किसी महिला का रेप होता है, तो उस सोसाइटी में पल रहे उस व्यक्ति के विचारों में किस तरह के भाव का उत्पत्तितार्थ एक जमावड़ा जुड़ा हुआ है। वो रेपिस्ट सिर्फ एक चीज़ को ही संलग्नता की दृष्टि से नहीं देखता, एक जमावड़े की दृष्टि से नहीं देखता, वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से वो देखता है कि मैं उसे एक स्पर्श भी करता हूँ, एक सिंपल सा टच भी करता हूँ, तो ये समाज मुझे कुछ नहीं बोल सकता, ये समाज मुझे ना रोक सकता है, ना टोक सकता है, ना मुझे कुछ कह सकता है, क्योंकि ये समाज ही उस दृष्टिकोण को जन्म देता है और ये जन्मदाता है, ये समाज उस दृष्टि का, उस विचार का। हम उसे संग्रहित कर रहे हैं, जो समाज का मात्र 25% पार्ट है। एक ऐसे अक्षुण्ण, एक ऐसे भक्षुण्ण, एक ऐसे तत्क्षुण्ण संग्रहित भाव को, जो ना नास्तिक है, जो ना आस्तिक है, बस एक द्वंद्व बनकर है, एक द्वैत बनकर है। जो सबको खंड खंड कर देना चाहता है उस भाव में। तुम्हें वो जानना होगा कि वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तब तुम समझ पाओगे कि वो एक नैतिक, एक मैत्रीपूर्ण लांछनता कहाँ से आई, वो भाव, वो संदर्भित कारनामे। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है समाज के उन सारे लोगों से जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा ये गोल पूरा हो गया और अब मुझे समाज के किसी भी हिस्से पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, कोई कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है। अब मैं किसी समाज के किसी दायरे में नहीं फंसना चाहता जो संदर्भित आकारों से पूर्णतः जुड़े हुए हैं। मैं ये सवाल करता हूँ तुम पे और उन पे जो मौन की धारणाओं को एक तामसिक गुण में तब्दील करते हैं। हर उस मोड़ पर, हर उस मोक्षपूर्ण विचारों पर जो कभी शुद्ध था, कभी सात्विक था, कभी सदुपयोगी था। तुम्हें जानना होगा उस सत्य को, उस सत्यात्मक प्रतिरोध विचारों को जो तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे सोसाइटी को बनाया। वो भाव क्या है, वो अक्षुण्णता क्या है, वो सक्षुण्णता क्या है, वो एक दयनीयता को किस तरह से सिस्टमेटिकली रूपांतरित कर रहे हैं हर नए आयामों में। तुम्हें वो जानना होगा, तुम्हें वो समझना होगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, विषय जो ऑप्शंस से जुड़े हुए हैं,
विकल्पों से जुड़े हुए हैं। वो ऑप्शन क्या है हमारे समाज का? जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय योगानंदा।